हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक में। और हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हमारा बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन जो कि था हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सो ये हमने फिनिश कर दिया है। और अभी आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया। सो इसके एप्लीकेशन के लिए आपको बुक में काफ़ी अच्छा पाई डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस को दिखाया गया है। सो ये ब्रांचेस कौन कौन से? सो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया जाता है। सो लेट अस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है? सो इसके ब्रांचेस में फर्स्ट ब्रांच आती है अबाउट द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। सो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यानी ये सब आता है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर या फिर प्लांट सेल का जो हम लैब में कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, इसमें कुछ हम डिजायर्ड चेंजेस कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। सो ये सब आता है अंडर दी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में एक है इसमें इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, यानी इंडस्ट्री में क्या यूज होता है इसका। सो इंडस्ट्रियल में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसमें आता है एंजाइम्स का प्रोडक्शन है, प्रोटीन्स का प्रोडक्शन है, देन कुछ और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कुछ एंजाइम्स वगैरह, इन सब का प्रोडक्शन है। सो ये सब आता है इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसके बाद में आता है जीनोमिक्स, यानी कि जो कुछ भी हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है ये सब आता है अंडर द जीनोमिक्स। इसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला हमारा ब्रांच विच इज़ दी माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। अभी माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ अगेन जहाँ जहाँ पे हम माइक्रोब्स को अप्लाई कर सकते हैं वो सब सेक्टर्स इसमें आते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर्स है। इन सब फील्ड्स में माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है। इसके बाद में कुछ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आती है। अभी एनवायरमेंटल इसमें सब वही आएगा जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो अभी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से इफेक्ट या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हम स्टडी कर सकते हैं। सो एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, और जैसे फूड चेन वगैरह, ये सब जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है इस सब को स्टडी किया जाता है अंडर दी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन जो कि है हमारा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। सो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इसका मीनिंग होता है जब हम एनिमल से रिलेटेड जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर जो कुछ भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये सब आते हैं अंडर दिस ब्रांच। अभी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आने वाला है, लाइक रिलेटेड टू द इम्यूनिटी, या फिर अगर हम कुछ टेस्ट ट्यूब में प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी एनिमल का, या फिर टेस्ट ट्यूब में सेल कल्चर कर रहे हैं। सो ये सब जो कुछ भी है ये सब रिलेटेड है टू द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ एनिमल्स या फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। सो ये आपको 6 ब्रांचेस याद रखने हैं जो कि आते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को कौन कौन से ब्रांचेस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आपको बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ एनलिस्टेड डिसीज़ या फिर हेल्थ कंडीशन है जिसके यूज़ के लिए या फिर जिसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का यूज़ किया गया है। सो ये एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। जैसे मैं भी आपको सिर्फ एक एनलिस्ट करके सुनाती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको बस उसको स्टडी करना है। सो एनीमिया कंडीशन आपको पता है, एनीमिया में क्या होता है। सो एनीमिया में बॉडी में का जो हीमोग्लोबिन है या फिर जो ब्लड काउंट है, ब्लड सेल काउंट, ये रिड्यूस हो जाता है। सो एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोएटिन। सो ये इरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में ये जो ब्लड सेल्स है या फिर जो हीमोग्लोबिन है इसके सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। सो ये इरिथ्रोपोएटिन एक प्रोटीन है जिसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके बना सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो जाता है। अब ये सब आने वाला है अंडर अपना जो हेल्थ है एनिमल्स का या फिर ह्यूमंस का, इसके अंडर। इसके बाद में एक डिसीज है अस्थमा। सो अस्थमा में भी इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर जो होता है इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर इसका जो फॉर्मुलेशन रहेगा इसको हम पेशेंट में इंड्यूस कर सकते हैं। देन एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर को इसी तरह से बनाया जाता है। देन पार्चुरेशन यानी जो प्रेगनेंसी का एंड स्टेज होता है जहाँ पे बेबी को आउट ऑफ द बॉडी डिलीवर किया जाता है, इसे पार्चुरेशन कहा जाता है। इसके लिए रिलैक्सिन नाम का जो हमारा एंजाइम होता है इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और इस रिलैक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में ब्लड क्लॉट्स है।
सो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूरोकाइनेज दैट इज TPA को इसी टेक्निक से यूज़ किया जाता है। देन कैंसर में काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं जिसको हमें पेशेंट को इंड्यूस करना होता है या फिर पेशेंट को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो ये सब जो भी कंटेंट है ये सब बायोलॉजिकल कंटेंट होते हैं या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। सो अभी ऐसे सभी कंटेंट जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, बाकी कहीं और से नहीं मिल सकते। सो इसे हम अगर हमें चाहिए तो हम ऐसा नहीं कि किसी जो कोई जिंदा इंसान है तो हम उसके बॉडी से निकाल के किसी पेशेंट को दें, ये पॉसिबल नहीं होता। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, वही वाला कंटेंट आउट ऑफ द बॉडी इन विट्रो टेक्निक्स या फिर लैबोरेटरी में बनाना होता है। और इसके लिए हमें कुछ जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है या फिर जीन्स चाहिए जो सिर्फ ह्यूमन के पास अवेलेबल होते हैं, बिकॉज सिर्फ ह्यूमन ही कुछ केमिकल या फिर कुछ एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है बॉडी में। सो ऐसे जितने भी मटेरियल है, इन सभी मटेरियल के लिए जो रिक्वायर्ड जीन होता है, इस जीन को आइसोलेट किया जाता है और इस आइसोलेटेड जीन को यूज़ करके RDNA टेक्निक के हेल्प से इस प्रोटीन को या फिर इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सो कैंसर में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आता है इंटरफेरॉन है, देन TNF दैट इज़ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। इसके बाद में इंटरल्यूकिन आता है, कुछ मैक्रोफेजेस आते हैं या फिर कुछ मैक्रोफेजेस एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। सो ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर इसको यूज़ किया जाता है इन द कैंसर ट्रीटमेंट। इसके बाद में इंसुलिन, जो कि काफ़ी जाना माना एग्जाम्पल है और इसको हमें डिटेल में भी देखना है। सो इंसुलिन भी एक ह्यूमन से प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन है या फिर एक एंजाइम होता है जो कि सिर्फ ह्यूमन ही प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो कि एक एनिमल प्रोड्यूस कर सकता है इसके बॉडी में। सो इसको प्रोड्यूस करने के लिए यूजिंग जेनेटिक्स RDNA टेक्निक को यूज़ करके हम इंसुलिन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़। सो ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हुए हैं। सो मे बी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोटीन कौन से डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो इसको अच्छे से एक बार ओवरव्यू करो और अच्छे से ध्यान में रखना है आपको बच्चों। सो चलो अभी बढ़ते हैं आगे और अभी हमें देखना है हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी डिटेल में। अभी हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये? सो हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ की केयर करना, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी। सो इस हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? सो मेरे प्यारे बच्चों, इस हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में हमें स्टडी करना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो बायोटेक्नोलॉजी में बनाए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसका यूज़ एक्चुअली किसी का हेल्थ इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। सो इसमें सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट आता है अबाउट द ह्यूमन इंसुलिन। सो अभी देखो हेल्थ केयर में आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा है आपके बुक में कि ये ऐसे मेडिसिनल या फिर ऐसे डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट होते हैं या फिर ये कुछ वैक्सीन्स हो सकते हैं, यानी इसको आइदर हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर वैक्सीनेशन के लिए, दैट इज़ प्रोफिलैक्सिस, यानी डिसीज़ होने के पहले ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिसीज़ होने के बाद इसे पहचानने के लिए, दैट इज़ द डायग्नोस्टिक। सो डायग्नोस्टिक एजेंट भी ये हो सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, यानी इसकी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा नीड है, बिकॉज दिन ब दिन क्या हो रहा है, अभी इस वर्ल्ड में डे बाय डे न्यू डिसीजेस आ रहे हैं, प्लस पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं या फिर पेशेंट का काउंट भी बढ़ रहा है। सो दैट्स वाई हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की या फिर रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा नीड है। सो इसके लिए डिफरेंट ब्रांचेस को अप्लाई किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इन्वॉल्व है? सो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ और सॉल्यूशंस भी है पेशेंट्स के लिए, उसमें कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है, लाइक दी ट्रांसप्लांट्स है या फिर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इसके बारे में हमने आई थिंक जब हम प्लासेंटा पढ़ रहे थे उस टाइम पे देखा है। देन जेनेटिक काउंसलिंग है, फॉरेंसिक्स है। सो ये सब ब्रांचेस इसके अंडर आते हैं। सो आपको इसमें फर्स्ट वाले पे अच्छे से ध्यान देना है, जो कि है ह्यूमन इंसुलिन। सो आपने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में अभी तक काफ़ी बार सुना है, पढ़ा है। सो इंसुलिन क्या होता है? सो इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? सो इंसुलिन एक हमारा पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय दी बीटा सेल्स ऑफ स्लैंड ऑफ दी लैंगरहैंस, जो कि होते हैं पैंक्रियाज में। पैंक्रिया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इसमें बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस होते हैं और ये सेल प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंसुलिन नाम के एंजाइम को। और इस इंसुलिन का काम क्या होता है? ये इंसुलिन जो होता है ये हमें हेल्प करता है टू कंट्रोल दी ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। अभी काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता और इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी डायबिटीज़ सिंपल, जो आपको पता है काफ़ी कॉमन सा डिसीज़ है। सो सबसे पहले
इस डायबिटीज़ के लिए हम इंसुलिन को यूज़ कर सकते हैं, ये कहा गया था बाय दी साइंटिस्ट जिनका नाम था हकुरा एट एल इन 1977। सो इन्होंने कहा था कि हम केमिकली इस इंसुलिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग डीएनए सीक्वेंस को यूज़ करके हम इस केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं। और इस इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, एक होता है चेन ए और एक होता है चेन बी। सो हम इन दोनों चेन को सिंथेसाइज करके इंसुलिन को केमिकली बना सकते हैं लैब में। और इसके बाद आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन, मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गिलबर्ट एंड विल्को मैरोफ, ये 2 जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे इंसुलिन को बनाया था लैब में इन 1978। सो अभी यहाँ पे भी आरडीएनए जो बनाया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, इसको इंड्यूस किया गया था इन द बैक्टीरिया ई कोलाई को एज अ होस्ट यूज़ करके इस इंसुलिन को बनाया गया था। इसके बाद में हमें एक और पॉइंट देखना है इसी में, वैक्सीन प्रोडक्शन। सो वैक्सीन क्या होता है? अभी वैक्सीन का नाम तो कोरोना के बाद हर किसी को पता है कि वैक्सीन क्या होता है। सो वैक्सीन यानी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, डिसीज होने के पहले ही, डिसीज ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो इसे कहा जाता है वैक्सीन। सो ऐसे सभी प्रोडक्ट जो कि हम यूज़ करते हैं बिफोर डिसीज, एक्चुअली डिसीज होने तक का हमें वेट नहीं करना है, एडवांस में ही ना हो इसलिए हम कुछ प्रिपरेशंस लेते हैं, दैट इज द वैक्सीन। सो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन सिंपली एक ऐसा फॉर्मुलेशन होता है जिसमें उसी डिसीज का, यानी हम जिस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, उसी डिसीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ये ऑर्गेनिज्म आइदर हो सकता है किल्ड यानी पूरी तरह से मरा हुआ, या फिर जिंदा भी हो सकता है, या फिर हाफ किल्ड, या फिर अटेन्यूएटेड। ओके, अटेन्यूएटेड यानी कि वही आधा मरा हुआ। ओके, सो किसी डिसीज को होने से पहले, अभी वैक्सीन ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन किसी भी डिसीज को चलेगा, हर डिसीज के लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीन होता है। इस वैक्सीन में उसी डिसीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन जो उस डिसीज को कॉज करता है, उसी पैथोजन के साथ इस वैक्सीन को बनाया होता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि वही वो जो पैथोजन है इसे पूरी तरह से जिंदा या फिर पूरी तरीके से लाइव फॉर्म में यूज किया जाता है। एक होता है कि इसमें मरे हुए बैक्टीरिया को या फिर मरे हुए पैथोजन को यूज करके वैक्सीन बनाया जाता है, और एक होता है जिसमें हाफ किल्ड यानी ना पूरा जिंदा है ना पूरा मरा हुआ है, इस तरह के पैथोजन को यूज करके बनाया जाता है। ये डिफरेंट काइंड होते हैं वैक्सीन्स के। सो वैक्सीन का एक्चुअली काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और इम्यूनिटी फिर इसको पहचान लेती है या फिर इम्यूनिटी इसके खिलाफ लड़ती है। और जैसे हमने देखा था कि इम्यूनिटी में एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसे कहा जाता है मेमोरी। यानी वो क्या करता है, एक बार अगर कोई पैथोजन ने अटैक कर दिया है, सो वो हमेशा के लिए याद रखता है कि ये पैथोजन इन फ्यूचर अगर कभी भी आता है देन मुझे उसके साथ किस तरह से फाइट करना है ताकि वो क्विकली मर जाए। ओके, सो वो मेमोरी को यूज करता है और फिर उसे याद रहता है कि वैक्सीन के फॉर्म में जो हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया है, फिर ये जो पैथोजन आया था इसे कैसे मारना है। वो उस पैथोजन के लिए लाइफ टाइम के लिए एक किलिंग मैकेनिज्म बना के रख देता है। इस तरीके से वैक्सीन काम करते हैं। और वैक्सीन प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे इस बायोटेक्नोलॉजी का। अभी काफ़ी ऐसे डिसीजेस है जिसको ऑलमोस्ट जो फिनिश ही हो गए हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सब जो डिसीजेस है, इन सब डिसीजेस को ऑलमोस्ट अभी फिनिश अप हो गए हैं, जो कि अभी हो ही नहीं रहे बिकॉज कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन चल रहा है जनरेशन से जनरेशन को लेके। इन सब डिसीजेस के लिए वैक्सीन आ गए हैं, दैट्स वाई अभी इन सब डिसीजेस का ऑलमोस्ट 0 काउंट है इंडिया में। अभी जनरली जो वैक्सीन होते हैं इसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए यूज़ किया जाता है। हाउएवर अभी भी ट्राई किया जा रहा है, या फिर ये जो वैक्सीन है हमारे, इसकी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चलता है, बिकॉज ये एक ऐसा फैक्टर है जो ह्यूमन को आने वाले खतरे से बचाता है। सो दैट्स वाई वैक्सीन एक काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट है अगर हम साइंटिस्ट के या फिर रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। देन अभी वैक्सीन्स में एक नया रिसेंट तरीका या फिर एक नॉवेल अप्रोच चल रहा है जो कि है ओरल वैक्सीन। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट जितने भी वैक्सीन होते हैं इन्हीं इंजेक्शन या फिर ऐसे इंजेक्शन, यानी कि जो आपके हाथ में दिए हुए हो गए या फिर कहीं ऐसे पोर्शन में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है। सो ऐसे कुछ डिसीजेस, सो वैक्सीन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से
टू रिड्यूस द डिसीज। सो इसी में अभी वैक्सीन में एक और नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है विच इज द ओरल वैक्सीन। सो वैक्सीन के अंडर आता है वैक्सीनेशन, इसी में एक पॉइंट है विच इज द ओरल वैक्सीन एंड देन एडिबल वैक्सीन। सो ये एडिबल वैक्सीन या फिर ओरल वैक्सीन क्या होता है? सो एक्चुअली में आपने वही जो जितने भी वैक्सीन अभी अवेलेबल होते हैं, सो मैक्सिमम इसमें 99% जो वैक्सीन होते हैं इसको आपको सुई से लेना या फिर इंजेक्शन से लेना होता है। बट अभी ऐसे रिसर्च का काफ़ी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें ऐसे वैक्सीन बनाना चाहिए जो कि ओरल है या फिर जो एडिबल है, यानी जो हम ओरल रूट से ले सकते हैं विदाउट एनी पेन, या फिर काफ़ी बार इसका तकलीफ होता है पेशेंट्स को या फिर लोगों को जिनको भी हम वैक्सीन दे रहे हैं। सो ऐसा ना हो इसलिए कुछ वैक्सीन हमें ऐसे बनाने हैं जो कि हम ओरली दे सकते हैं। सो अभी ओरली एक्चुअली वैक्सीन क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज काफ़ी सारे पैथोजेंस होते हैं अभी, जैसे कि वैक्सीन सिर्फ पैथोजन का ही बना होता है। सो कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो अगर हम ओरली ले रहे हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बिकॉज हमारे जब भी वो जीआई ट्रैक से पास होते हैं फिर वहाँ एसिड होता है वगैरह वगैरह। सो इसके कारण ये पैथोजन वहीं पर डेथ हो जाते हैं। सो उनका कुछ इफेक्ट नहीं आ सकता। बट अगर हम कुछ वैक्सीन या फिर कुछ पैथोजन ऐसे हैं जो ओरली लेने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, सो ऐसे पैथोजन को यूज़ करके हम एडिबल वैक्सीन या फिर ओरल वैक्सीन बना सकते हैं। प्लस एडिबल वैक्सीन में एक और इसमें पॉइंट आता है कि कुछ वैक्सीन जिसे कहा जाता है मेल्ट इन माउथ वैक्सीन, यानी जो कि मुंह में हमारे ओरल कैविटी में मेल्ट हो रहे हैं। सो इन्हें प्लेस किया जाता है बिलो द टंग, हमारी टंग के नीचे जो सबलिंगुअल एरिया होता है। ओके, टंग के नीचे वाला जो एरिया होता है इसे कहा जाता है सबलिंगुअल। एक्चुअली ये वाला जो रूट होता है सबलिंगुअल, ये काफ़ी इफेक्टिव रूट होता है, यानी हमारे टंग के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, आप लोगों ने अगर मिरर में आपकी टंग को उठा के देखा, सो जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपको दिखाई देगा या फिर काफ़ी ज़्यादा वेंस नज़र आते हैं। सो इसके टंग के बिलो वाला जो एरिया होता है ये काफ़ी इफेक्टिव एरिया होता है, ये काफ़ी सारे ड्रग्स को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन देता है। ओके, सो कुछ अगर वैक्सीन हम इस वाले रूट से देते हैं मेल्ट इन माउथ जिसे कहा जाता है, जो कि होता है बिलो दी टंग, इसी को सो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जो कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिस प्लांट में हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, फिर ये हो सकता है आइदर कि पेस्ट के अटैक के लिए किया है, यानी जहाँ पे अगर पेस्ट अटैक कर रहे हैं सो वहाँ से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जैसे इम्यूनिटी होती है प्लांट्स की भी। सो प्लांट में कुछ इंसेक्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर जैसे कोई अगर हमें कैरेक्टर इंसर्ट करने हैं, देन वी कैन जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं हम प्लांट को, या फिर अगर हमें प्लांट का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है या फिर प्लांट का ग्रोथ का रेट बढ़ाना है, सो या फिर फ्रूट का क्वालिटी बढ़ाना है। सो इस टाइप के हर एक चीज़ के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्रीकल्चर में चेंजेस ला सकते हैं। फिर इसमें एक और पार्ट आता है दैट इज़ द टिश्यू कल्चर, जिसके बारे में आपने सुना होगा। सो टिश्यू कल्चर यानी क्या होता है, हमें माइक्रो प्रोपागेशन करना होता है। माइक्रो प्रोपागेशन, अभी माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होता है बच्चों? सो माइक्रो प्रोपागेशन यानी कि हम टेस्ट ट्यूब्स में प्लांटलेट को प्रोड्यूस करते हैं। सिंगल सेल लेना है, सिंगल सेल से कल्चर बनाते हैं, इस कल्चर से हमें मल्टीपल बिलियन ट्रिलियन कॉपीज मिलती है प्लांट्स की, और इसे ही कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन या फिर टिश्यू कल्चर। सो ये भी आता है अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में एक पार्ट दिया हुआ है विच इज़ नोन एज द रिकैल्सिट्रेंट। सो रिकैल्सिट्रेंट इस वर्ड का मीनिंग होता है, कई बार होता है कि जो सीड्स होते हैं इनकी वायबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि सीड से प्लांट प्रोड्यूस करने का जो कैपेसिटी है ये कम हो जाती है, या फिर कोई सीड प्लांट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ये क्यों होता है? ये इसलिए हो सकता है कि जो सीड है ये इंटरनली काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, इसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया है,
फ्रीजिंग हो गया है, या फिर इंटरनली इसके कुछ जो सेल्स थे ये डैमेज हो गए। सो ये सब रीज़न हो सकते हैं टू रिड्यूस द वायबिलिटी ऑफ एनी सीड। इसी को कहा जाता है रिकैल्सिट्रेंट। इसके बाद में हमें देखना है एक और एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ दी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अभी ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? सो जीन थेरेपी में आता है कि हमें जीन्स को यूज़ करना है टू ट्रीट सम कंडीशंस, या फिर कुछ डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए हमें डायरेक्टली जीन का यूज़ करना है या फिर जीन को अप्लाई करना है। सो ऐसे कौन से डिसीजेस है या फिर ऐसे कौन से कंडीशंस है जिसके लिए हमें जीन थेरेपी को यूज़ करना होता है या फिर हम इसको कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो जीन थेरेपी एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है। सो जीन थेरेपी में हम और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अभी देखो बच्चों, जीन थेरेपी हमें कहाँ पे यूज़ करना है? सो इसे हमें यूज़ करना है किसी डिसीज़ कंडीशन में, यानी कि अगर कोई डिसीज़ है जिसको क्योर करना है, इसके लिए हम जीन थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन से डिसीजेस आएंगे? जो डिसीजेस एक्चुअली जेनेटिक है या फिर जेनेटिक रीज़न की वजह से ये डिसीज़ हो रहे हैं। अभी जेनेटिक रीज़न के कारण होने वाले जो डिसीजेस है, हमने जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो मेंडल वाला चैप्टर था, इसमें काफ़ी सारे देखे हैं। ओके, सो इस टाइप के डिसीजेस जिसको एक्चुअली जिसका रीजन जेनेटिक है, यानी अभी जेनेटिक रीजन कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है कि कोई जीन ही डिफेक्टिव है। ओके, आइदर है कि डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है, या फिर कोई एब्सेंस ऑफ जीन, कोई जीन है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ जीन, डायरेक्टली कोई जीन ही प्रेजेंट नहीं है। या फिर हो सकता है कि एक्टिविटी ऑफ द जीन इज निग्लिजिबल, या फिर कोई जीन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ओके, सो ये सब रीजन या फिर ये सब पॉइंट्स हो सकते हैं किसी जेनेटिक डिसीज में। एक तो कोई जीन प्रेजेंट है बट वो डिफेक्टिव जीन है, या फिर जीन प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर उसकी एक्टिविटी नहीं है। इन तीनों कंडीशन में हम जीन थेरेपी को यूज करके इस डिसीज को क्योर कर सकते हैं। अगर जीन हमारा डिफेक्टिव है, फिर हमें क्या करना है? सो अगर डिफेक्टिव जीन है देन वी कैन रिप्लेस इट, जीन को सिंपल रिप्लेस करना है। अगर जीन एब्सेंट है देन हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी कम है देन वी कैन इंड्यूस कर सकते हैं हम एक्टिविटी को, या फिर यहाँ पे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो इस तरह से हम जीन थेरेपी को यूज कर सकते हैं टू क्योर द जेनेटिक डिसीजेस। अभी कौन कौन से ऐसे डिसीजेस है जिसमें हम एक्चुअल जीन थेरेपी को यूज कर सकते हैं? सो कुछ डिसीजेस लाइक हमने जो देखे थे फर्स्ट वाले कंडीशन में, दैट इज डिफेक्टिव जीन। सो इसमें हमने देखा था थैलेसीमिया वगैरह जैसे डिसीजेस जिसमें एक्चुअली डिफेक्टिव जीन के कारण जो डिसीजेस होते हैं। देन सिकल सेल एनीमिया, इसमें जीन में डिफेक्ट होता है, दैट्स वो डिसीजेस होते हैं। देन कैंसर में यूज़ कर सकते हैं हम जीन थेरेपी। फिर कैंसर में किस तरह यूज़ करेंगे? हम कुछ ऐसे जीन को इंड्यूस कर सकते हैं पेशेंट में जो जीन एक्चुअल में जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं या फिर जो अनवांटेडली रीडिवाइड हो रहे हैं, सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इस सेल को किल कर सके। देन और हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जीन थेरेपी को? सो अगर मिस या फिर डिफेक्टिव जीन है, इसका रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हम स्पीड अप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कैंसर सेल्स का यूजिंग सम जीन्स। देन हम नॉर्मल सेल को सेव करने के लिए या फिर सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सम जीन थेरेपीज। देन कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरल जीन को हम वैक्सीन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में। देन और क्या कर सकते हैं हम? देन वी कैन डिलीवर डीएनए टू द एंटीजन, और एंटीजेनिक फॉर्म में भी हम किसी डीएनए को बॉडी में डिलीवर कर सकते हैं, और ये क्या करेगा? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करेगा। देन कुछ जीन्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी में फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स। कुछ डीजेनरेटिव डिसीजेस होती है जिसमें बॉडी के सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में कुछ जीन्स का यूज़ करके हम इन सेल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हीलिंग ऑफ द इंजुरी, काफ़ी इंजुरीज ऐसे होते हैं जिसमें हीलिंग नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता है या फिर हीलिंग में कोई डिफेक्ट होता है। सो ऐसे डिसीजेस में भी हम जीन थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब था अबाउट द जीन थेरेपी। अभी हमें इसके बाद देखना है सम फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी, या फिर कौन से फॉर्म में हम इस जीन थेरेपी को यूज़ करते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे।
ना इसके पहले आपको एक थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में, विच इंक्लूड दी डिलीवरी ऑफ जीन्स इनटू द सेल, कि हम सेल में जीन को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट है एक्स विवो डिलीवरी, जिसमें हमें एक्स है एक्स विवो डिलीवरी या सो एक्स विवो डिलीवरी ऑफ द जीन इनटू द सेल। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सेल को पेशेंट के बाहर लेना है, फिर इसमें जीन को इंसर्ट करना है एंड देन इस सेल को वापस से पेशेंट में इंट्रोड्यूस करना है। सो ये होता है एक्स विवो डिलीवरी ऑफ द जीन। एंड इसका एग्जाम्पल है डिसीज, पार्किंसन डिसीज और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इस टाइप की डिलीवरी की जाती है। इसके बाद में आता है इन विवो डिलीवरी, जिसके अंदर हमें पेशेंट को डायरेक्टली देना है। इन विवो यानी कि पेशेंट को डायरेक्टली हम आईवी इन्फ्यूजन यानी जो सलाइन लगाते हैं ना आईवी में, सो इसके थ्रू डायरेक्टली हम जीन्स देते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है काफ़ी सारे कैंसर जो है इसके अंदर इस टाइप की डिलीवरी यूज होती है। इसके बाद में आता है एक यूजिंग द वायरोसोम। वायरोसोम का मीनिंग होता है लिपोसोम प्लस कुछ इनएक्टिवेटेड एचआईवी वायरस होता है। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया सेल बनाया जाता है जिसे वायरोसोम कहा जाता है। बायोनिक चिप्स को भी यूज किया जाता है जीन थेरेपी के लिए। सो ये 3 अलग अलग थेरेपीज या फिर अलग अलग ये वे है जिसको यूज करके किसी जीन को किसी सेल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद में हमें देखना है कि जीन थेरेपीज के फॉर्म्स कौन कौन से हैं या फिर जीन थेरेपी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो जीन थेरेपी कैसे यूज कर सकते हैं? यस, सो जीन थेरेपी इसके हमें देखने हैं फॉर्म्स, प्रकार। इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट आता है जर्म सेल्स या फिर जर्म लाइन जीन थेरेपी। सो जर्म सेल्स या फिर जर्म लाइन, इसको हम बुक की ही भाषा में लिखते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। सो जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या आता है? जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर इंक्लूड होता है हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्म सेल या फिर एग सेल, यानी ऐसे सेल्स जो लाइफ के इनिशियल सेल्स होते हैं। ओके, सो इस सेल में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं सो ये जेनेटिक हो जाता है या फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है इन केस ऑफ जर्म लाइन जीन थेरेपी। ओके, क्या होता है अगर हम इन सेल में ही कोई मॉडिफिकेशन करते हैं सो ये मॉडिफिकेशन आने वाले जनरेशन में आता है, फिर उसके आने वाले जनरेशन में, यानी कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन में पास होते चलेगा, पास ऑन होते चलेगा। सो इसे कहा जाता है जर्म लाइन जीन थेरेपी। इसके बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जो टेक्निक होती है ये काफ़ी टफ टेक्निक होती है, इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं। देन कुछ और इशू है जो कि होता है सम इथिकल इशू, यानी ये इथिकल नहीं हो सकता। काफ़ी बार लोगों को इससे प्रॉब्लम होता है, फिर ये हो सकता है आइदर उनके इथिक्स से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड या फिर और भी कोई इशू। और प्लस इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है। सो 100% रिजल्ट भी नहीं है, दैट्स वाई जर्म लाइन जीन थेरेपी को इतना यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद में एक है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी यानी क्या है कि पेशेंट के कुछ सेल्स जो कि सोमैटिक होते हैं, यानी कि ये जो सेक्स सेल्स होते हैं या फिर इन सेल्स को छोड़ के जो सेल्स होते हैं, लाइक सेल्स ऑफ दी बोन मैरो, हिपैटिक सेल्स है, कुछ फाइब्रोब्लास्ट है, कुछ एंडोथेलियम है या फिर पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स है, इन सब सेल्स को कहा जाता है सोमैटिक सेल्स। सो अगर सोमैटिक सेल में हम कोई जीन को यूज़ कर रहे हैं या फिर जीन थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं, सो सोमैटिक सेल में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये जो भी चेंजेस रहेंगे जीन थेरेपी के ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाने वाले, ये सिर्फ उसी पेशेंट तक लिमिटेड रहते हैं। सो सोमैटिक थेरेपी में जेनेटिक्स में मतलब हमारे जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किए हैं या फिर जो जीन थेरेपी यूज़ की है ये सिर्फ उतने पेशेंट के लिए ही सीमित रहता है, आने वाले जनरेशन के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। कुछ डिसीजेस जिसके लिए सोमैटिक सेल थेरेपी को यूज़ किया जाता है, आपको काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है आपके बुक में, जिसमें एग्जाम्पल्स है कुछ डिसीजेस के, लाइक SCID,
देन गॉशस डिसीज, देन फैमिलियर हाइपर कोलेस्टेरोमिया, ये सब डिसीजेस है। देन हीमोफीलिया है, साइटिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है। सो डिफरेंस क्या आता है, अगर जर्म लाइन जीन थेरेपी हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये एक हेरिडिटरी हो जाती है, यानी आने वाले जनरेशन में ये पास ऑन होते रहता है। और अगर हम सोमैटिक सेल जीन थेरेपी कर रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में ये जो भी हम मॉडिफाइड जीन को यूज़ कर रहे हैं ये आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होने वाला। इसके बाद में हमें देखने हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। सो ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हमने रिक्वायर्ड या फिर मैनिपुलेटेड जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली इंड्यूस किया है और इसे लैबोरेटरी में बनाया गया है। ये इसके अंदर है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, जो कि एक्चुअल नेचर में नहीं है, बट हमने खुद से इसको लैबोरेटरी में बनाया है। इसके लिए आपको रिवाइज करना है जो हमने क्रिश देखा था लेटेस्ट वाला, कौन सा, वो क्रिश 3, जिसके अंदर इंसान और जानवर को मिला के उसने बनाया था मानवर, यानी कि वो उसमें कुछ एनिमल के भी कैरेक्टर्स थे और कुछ ह्यूमन के भी कैरेक्टर्स थे। सो ऐसी कंडीशन जिसमें हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमें जैसे चाहिए उस तरह से हमने तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मिक्स करके बनाया है। इसे कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो इसमें काफ़ी सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसका डायरेक्टली एप्लीकेशन यूज़ हमने किया हुआ है हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। फिर इसमें आते हैं, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो हमने कुछ ऐसे प्लांट बनाए हैं जिसके लिए जिसमें हमने रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है कुछ इन्फेक्शंस के अपोजिट में या फिर कुछ पेस्ट के खिलाफ हमने उस प्लांट में ऑलरेडी रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस किया है, ताकि उस प्लांट के ऊपर कितना भी वो कीड़ा गिरे भाई ये प्लांट टस से मस नहीं होगा और ये 100% प्रोडक्शन रिजल्ट देकर ही रहेगा। इसके बाद में काफ़ी सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है जो हमने डायरेक्टली अप्लाई किए हैं फॉर देयर हर्बिसाइड एंड देयर इंसेक्टिसाइड यूज़। हावेवर कुछ नई टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द आर्टिफिशियल प्लांट्स, यानी हमें और भी कुछ आर्टिफिशियल प्लांट डेवलप करने हैं, ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट्स जो कि जिसके जो फ्रूट्स रहते हैं ये फ्रूट हमारे रिक्वायरमेंट की तरह हो, यानी ये फ्रूट जल्दी से सड़े ना, खराब ना हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा समय तक ये स्टोर करके रखने के लिए एबल रहे, यानी हम इसके फ्रूट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सके। ऐसे कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाने का हमारे ह्यूमंस का प्लान चल रहा है, बट ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है मार्केट में कि हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए हैं सो इनका जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है या फिर काफ़ी ज़्यादा ईल्ड ये दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हावेवर बट ऐसा कुछ है कि ये प्लांट थोड़े से कुछ कंडीशंस में बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो भी नेचुरल हमें क्रॉप मिलता है इसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ये थोड़े से बेटर होते हैं, बट हावेवर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते हैं जो कि आप लोगों ने सुने होंगे घर में। देन न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें सो हो सकता है कि इनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, बट इसका एग्जैक्ट एविडेंस अभी भी नहीं मिला है कि हाँ हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए थे सो इनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है एज़ कम्पेयर टू जो भी हमारे नेचुरल प्लांट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल जो ह्यूमन है ये यानी जो हम लोग हैं सो ये हम इतने लालची या फिर इतने स्वार्थी है कि हम हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे सबका पेट पालने के लिए कोई ना कोई लैब में हम काम करते ही रहते हैं, और हमारा हमेशा यही एम रहा है कि हम कुछ ऐसे प्लांट्स बनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड दे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन दे, कम से कम टाइम में, कम से कम प्लेस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इन सब पॉपुलेशन का जो नीड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको कंप्लीट करने के लिए ये सब करना एक नीड बन चुका है। दैट्स वाई ये सब हो रहा है, और ये सब हो रहा है अंडर द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसलिए हम इसके ऊपर इतना सारा डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलो ठीक है, फिर इसी में आगे आपको दिया हुआ है सम ट्रांसजेनिक प्लांट। सो ट्रांसजेनिक प्लांट यानी क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सो कीप योर टेक्स्ट बुक्स ओपन विथ यू ताकि आप थोड़ा सा को रिलेट कर सको कि हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं अभी अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स की ये ट्रांसजेनिक प्लांट होते क्या है। सो देखो बच्चों, ये सब जो कुछ भी हम ये तामझाम कर रहे हैं सो इसका अल्टीमेट एक ही एम है इस ट्रांसजेनिक प्लांट्स का कि हमें हमारा खुद का कोई ना कोई इसके पीछे हमारा एक एम है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बस इसी के लिए हम ये ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं। सो ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या किया जाता है, जेनेटिकली किसी प्लांट में कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है इसके जेनेटिक्स में, ताकि हमें जो भी प्रोडक्ट हमारे इंटरेस्ट का है ये मिल सके। सो
सबसे पहले ऐसा प्लांट जिसके साथ सबसे पहले ये ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था, सो ये था टोबैको का प्लांट। इसके बाद में नियर अबाउट 60 ट्रांसजेनिक डाइकॉट्स प्लांट बनाए गए हैं। डाइकॉट का नंबर आता है इसमें, नियर अबाउट 60 प्लांट है जिसको ट्रांसजेनिक प्लांट के फॉर्म में बनाया गया है। और कुछ मोनोकॉट्स भी है। सो मोनोकॉट के अंदर कुछ एग्जाम्पल आते हैं लाइक मेज है, ओट है, वीट है, इन सब के साथ ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाया गया है। इसके बाद में कुछ ऐसे प्लांट लाइक टोमेटो है, सोयाबीन है, शुगर बीट है, ग्रेप्स है, देन बैंगन है, ब्रिंजल, देन इसके बाद में आता है कॉटन। ये भी कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स है। अभी ट्रांसजेनिक प्लांट एक्चुअली में इसको बायोरिएक्टर्स के लिए बनाया जाता है, या फिर एम होता है कि इसमें से हमें कुछ बायोरिएक्टर मिले या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिले जिसको यूज़ करके हम कोई ड्रग या फिर फॉर्मुलेशन बना सकते हैं या फिर कोई मेडिसिन बना सकते हैं। सो कौन कौन से ऐसे थिंग्स है या फिर कौन कौन से ऐसे बायोरिएक्टर्स होते हैं इसमें जिसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो कुछ जैसे इसको यूज़ करके हम बना सकते हैं, कुछ इंटरफेरॉन्स बना सकते हैं, देन एडिबल वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ इम्यूनोथेरापेटिक ड्रग्स बना सकते हैं। इन सब के लिए इस ट्रांसजेनिक प्लांट को यूज़ किया जाता है। सो एक्चुअली ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रीवियसली जब बनाया जाता था, सो जैसे हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हैंड पॉलिनेशन वगैरह ये सब किया जाता था कि अगर हमें बेस्ट प्रोजेनी चाहिए, बेस्ट प्लांट्स चाहिए, तो हमें क्या करना है कि जो भी डोमिनेंट वाले 2 प्लांट्स है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, इनको फिर हैंड पॉलिनेशन वगैरह करके हमें बेस्ट प्रोजेनी मिलती थी। बट इन केस ऑफ दिस, अभी यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने के लिए या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए लैब में ऑलरेडी इनके जेनेटिक्स के साथ ही कुछ मैनिपुलेशन कर दिया जाता है, जिसके कारण ये जो प्रोजेनी है आगे सेम इसी तरह से बनती जाती है। इसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा वाला मेहनत नहीं करनी होती। इसके बाद में कुछ एडवांटेजेस जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट हमें दे सकते हैं। सो एडवांटेजेस में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंसेक्ट एंड द पेस्ट। अभी जब भी कोई किसान खेती करता है, इसको सबसे ज़्यादा डर होता है कि अगर कोई इंसेक्ट या फिर किसी पेस्ट का अटैक हो जाता है प्लांट पर, सो उसका पूरा क्रॉप डूब जाएगा या फिर पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा। सो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, इसमें हमने कुछ इस तरह के जीन्स ऑलरेडी इंड्यूस करके रखे हैं कि अगर कोई इंसेक्ट या फिर कोई पेस्ट इस पर अटैक भी करता है, तब भी ये प्लांट वहाँ पे उसको डिफेंस मतलब अपने आप का डिफेंस करता है और क्रॉप को पूरी तरह से ख़राब नहीं होने देता। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट क्रॉप पूरी तरह से डूब नहीं जाती, फिर भी हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट या फिर आउटपुट मिलता ही है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जो भी प्लांट बनते हैं ये इंसेक्ट या फिर पेस्ट से रेजिस्टेंस के साथ ही बनते हैं। सो बीटी कॉटन एक बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसजेनिक प्लांट का, जो कि इसके इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके बाद में आता है कुछ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो कि कंटेन करते हैं ऐसे जीन्स या फिर जीन फ्रॉम द एक हमने बैक्टीरिया का नाम देखा था आई थिंक लास्ट लेक्चर में, दैट इज बी थ्यूरिनजेंसिस, या फिर जिसे कहा जाता है काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन। ये जो जीन होता है इसी को क्राइजीन भी कहा जाता है। रोने वाला जीन नहीं, सिर्फ क्राइजीन, जो कि इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और ये कुछ प्रोटीन बनाता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये बैक्टीरियल स्पोर में बनाने के लिए ये हेल्प करता है। और जब भी ये जो इंजेस्टेड इंसेक्ट होता है, ये हाई पीएच के ऊपर भी ससेप्टेबल होता है, यानी हाई पीएच के ऊपर भी ये एक्टिव रहता है। सो दैट्स वाई इस जीन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर बेनिफिशियल इफेक्ट्स। ओके, सो इंसेक्ट रेजिस्टेंस आपको ये सबसे पहला पॉइंट लिखना है इन दी बेनिफिट या फिर इन द एडवांटेजेस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट्स। सो अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं। ओके, सो बिफोर दैट एक बार हम रिवाइज कर देते हैं क्विक अबाउट द इंसेक्ट एंड द पेस्ट रेजिस्टेंस, कि किस तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस को बायोटेक्नोलॉजी के साथ हमें कुछ हेल्प होता है। सो प्लांट पूरी तरह से मर ना जाए या फिर हमें प्लांट से कोई ना कोई प्रोडक्शन मिले, इसके लिए प्लांट में इंसेक्ट रेजिस्टेंस नाम का या फिर ये वाला क्वालिटी को इंड्यूस किया गया है। सो बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर आता है बीटी कॉटन। सो बीटी कॉटन ये जो प्लांट है ये सबसे बेस्ट होता है इन द इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद में अभी जो बीटी कॉटन है इसमें ऐसा क्या होता है? सो बीटी कॉटन में क्राइजीन नाम का जीन होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ऐसा ये बीटी का फुल फॉर्म होता है। ओके, सो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस दैट इज द बीटी कॉटन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक क्राइजीन। अभी ये क्राइजीन किस तरह से यूज किया जाता है कि इस क्राइजीन को ही यूज किया जाता है टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिसमें इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस रहता है। सो ये क्राइजीन जब भी जाता है इनसाइड द इंसेक्ट, ओके,
ये जब भी इंसेक्ट या फिर कोई ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म के मिड गट में जाता है। सो अभी यहाँ पे ये सब जो प्रोसेस है ये मिड गट में होने वाला है। ओके, सो जैसे ये मिड गट में जाता है, मिड गट में होता है इसका हाई पीएच, यानी पीएच काफी हाई होता है और प्लस कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके पास। और इसके कारण क्या होता है, ये जो क्राइजीन है ये एक क्रिस्टलाइन इंक्लूजन बनाता है, ये एक क्रिस्टलाइन इंक्लूजन बना देता है यहाँ पे। अभी इन सब का जो कंबाइन इफेक्ट होता है, ये सब कंबाइन इफेक्ट के कारण जो भी हमारा ससेप्टिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमारा इंसेक्ट कहिए या फिर और भी जो कुछ जो कि हमारे प्लांट को कोई नुकसान देने वाला है, सो ये ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आफ्टर इंजेक्शन विथिन सम टाइम या फिर विथिन सम मिनट उसको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। ये कैसा होता है, क्राइजिन होता है, बीटी कॉटन या फिर बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और जहाँ से इसको ये क्राइजिन मिला है ये है हमारा बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। सो इसमें होता है क्राइजिन। क्राइजिन क्या करता है, जब भी कोई मान लीजिए कि अगर इस प्लांट को खाने के लिए कुछ इंसेक्ट आए हैं, सो ये इंसेक्ट के पेट में या फिर उसके मिडगट में जब भी जाता है, मिडगट में अभी हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्राइजिन अवेलेबल है और ऐसे प्लांट का थोड़ा सा पोर्शन किसी इंसेक्ट ने खाया है, सो उस इंसेक्ट के मिडगट में अभी क्राइजिन चला गया। वहां जाने के बाद ये क्राइजिन क्या करता है, मिडगट में ऑलरेडी हाई पीएच होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के प्रेजेंस में हमारा जो क्राइजिन होता है ये क्रिस्टलाइन इंक्लूजन बनाता है। ये इंक्लूजन टॉक्सिक नेचर का होता है और फिर जो भी ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये क्रिस्टलाइन इंक्लूजन बनता है जो एक्चुअल में टॉक्सिक होता है नेचर में, सो ये ऑर्गेनिज्म या फिर जो इंसेक्ट है या फिर ये जो पेस्ट है ये मर जाता है सिंपली। इस तरह से काम करता है हमारा क्राइजिन या फिर बीटीजीन और इसी को यूज करके काफी सारे प्लांट्स को इस इंसेक्ट या फिर पेस्ट के रेजिस्टेंस में बनाया जाता है। नाउ अभी गोल्डन राइस बोल के या फिर गोल्डन राइस इस नाम के अंडर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का फॉर्म बनाया गया है जो कि रिच है विटामिन ए में। इसका एम था कि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस या फिर विजन से रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीजेस होते हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें ऐसा राइस बनाना है जिस राइस में ऑलरेडी विटामिन ए का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो और नाइट ब्लाइंडनेस या फिर विजन से रिलेटेड कोई भी डिसीज ना हो, इसलिए इसको बनाया जाता है। देन सिमिलरली कुछ और जीन्स है लाइक अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर वगैरह, इनको आइसोलेट किया जाता है कुछ बीन्स से और इसको ट्रांसफॉर्म किया है इन द टोबैको प्लांट और इसका भी ऐसे ही जो यूज़ है वो किया जाता है। सो ये सब आपको मेन फोकस करना है ऑन दिस बीटी कॉटन या फिर जो क्राइजीन है इसके ऊपर, और आपको ये एक्सप्लेन करना होगा इन द पॉइंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस जो कि आता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ना इसके बाद में एक और एप्लीकेशन है विच इज़ द इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेडिशनल क्वालिटीज़ या फिर बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मीनिंग होता है कि न्यूट्रिशन में एनहांसमेंट करना, यानी क्वांटिटी सेम रहेगा फूड का, बस इसमें जो न्यूट्रिशन है ये ज़्यादा रहेगा। सो बायोफोर्टिफिकेशन यानी इसमें वही आता है कि हमें न्यूट्रिशन को एनहांस करना है बिकॉज हमारे पास ह्यूमन जो है ये नंबर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास फूड अवेलेबल है ये उतना नहीं बढ़ रहा। सो हमें फूड को उतना ही अगर रहा, यानी फूड का क्वांटिटी कम भी रहा तो चलेगा, बट इसमें जो क्वालिटी है या फिर जो न्यूट्रिशन है ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। सो इसके लिए कुछ और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए गए हैं जिसे कहा जाता है द बायो फोर्टिफिकेशन, यानी कि न्यूट्रिशन को एनहांस करना। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो अभी हमें देखना है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जिसमें हमें कुछ न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। सो इसका मीनिंग होता है या फिर इसका एम होता है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, सो हमें न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना है। न्यूट्रिशन हैज़ टू बी इंक्रीज। ओके, जो भी हम बनाने वाले हैं प्लांट सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस इसमें जो न्यूट्रिशन ये इंक्रीज रहेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है हमारा गोल्डन राइस। सो गोल्डन राइस में क्या होता है, गोल्डन राइस इसका जो एम था इट वाज कि हमें विटामिन ए जो है, सो विटामिन ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है टू क्योर
विटामिन ए डेफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी डिसीजेस होते हैं, जिसमें आता है स्पेशली दी नाइट ब्लाइंडनेस, इसको क्योर करने के लिए या फिर विजन से रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीजेस है जो कि होते हैं बिकॉज की जो विटामिन ए है ये नहीं मिल पाता लोगों को उतना जितना चाहिए। और इसके लिए राइस को ही क्यों टारगेट किया गया है, बिकॉज राइस ही एक ऐसा फूड है जो ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है या फिर एक स्टेपल फूड की तरह यूज़ किया जाता है, यानी हमारे खाने का एक मेन इंग्रेडिएंट होता है राइस। दैट्स वाई गोल्डन राइस नाम के अंडर एक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसके कारण क्या होता है इसमें का न्यूट्रिशन कौन सा वाला विटामिन ए का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसको इंक्रीज किया गया है ताकि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिसीजेस है ये ना हो। इसके बाद में एक और इसमें पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स जो ऑयल प्रोडक्शन के लिए या फिर जिनसे ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, अभी ऑयल प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से प्लांट यूज़ होते हैं, सो इसमें मेन आता है हमारा सोयाबीन है, देन ऑयल पाम है, देन रेप सीड्स है और कुछ सनफ्लावर के स्पेसीज है। इनको या फिर इन सब सीड्स से हमें ऑयल मिलता है या फिर ऐसा ऑयल जो हम फूड में यूज़ करते हैं। सो इन सब सीड्स से ऑयल का अमाउंट ज़्यादा मिले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हमें मिले, इसके लिए एक जीन होता है जिसका नाम है अराबिडोप्सिस जीन। अराबिडोप्सिस जीन, ये जीन क्या करता है, सीड में से जो ऑयल का प्रोडक्शन है या फिर ऑयल का कंटेंट है इसको इंक्रीज करता है। दैट्स वाई इस जीन को लेके जितने भी हम ऑयल सीड यूज़ करते हैं उन स्पेसीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस जीन। इसके बाद में जैसे कि आप सबको पता होगा कि काफ़ी सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में जिनके पास हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, भी एक काफ़ी कॉमन डिसीजेस में से एक है या फिर काफ़ी कॉमन डेफिशिएंसीज में से एक है, स्पेशली अबाउट द वुमेन्स। इसमें जो आयरन होता है ये कम होता है। सो इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं कि क्यों आयरन कम होता है, बट एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है फेरिटीन। तो फेरिटीन नाम का जो प्रोटीन है, फेरिटीन, सो इसको यूज किया जाता है टू इंक्रीज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन या फिर आयरन का कंस्टिट्यूएंट बढ़ाने के लिए इस जीन को यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में है सोयाबीन। सो सोयाबीन का एक स्पेसीज बनाया गया है मॉडिफिकेशन करके जिसमें इस फेरिटीन जीन को इंड्यूस किया गया है टू इंक्रीज दी कंटेंट ऑफ द आयरन। सो न्यूट्रिशन या फिर बायोफोर्टिफिकेशन में आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। गोल्डन राइस का एग्जांपल याद रखना है जिसमें विटामिन ए को इंक्रीज किया गया है। देन आपको अराबिडोप्सिस जीन का नाम याद रखना है जो इंक्रीज करता है ऑयल का प्रोडक्शन या फिर ऑयल का कंटेंट। देन फेरिटीन जो कि आयरन को इंक्रीज करता है और इस सोयाबीन में यूज किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है जो कि है मॉडिफिकेशन इन द पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सो पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक में आता है अबाउट द स्टोरेज। पोस्ट हार्वेस्ट यानी अभी हमने सब कुछ हार्वेस्ट कर दिया है, अभी हमें स्टोरेज करना है। सो पोस्ट हार्वेस्ट, अभी पोस्ट हार्वेस्ट में क्या होता है, इसमें आते हैं सब स्टोरेज कंडीशन। सो स्टोरेज के बीच में हमारे पास कौन से डैमेज हो सकते हैं फ्रूट को? हो सकता है कि हमारा फ्रूट स्टोरेज के ड्यूरिंग फट गया है यानी टूट गया है, काफ़ी ज़्यादा राइप, काफ़ी ज़्यादा पक गया है, सड़ गया है। सो ये सब होता है। इसके अंदर एक एग्जांपल है अबाउट द टोमेटो। अभी टोमेटो आप लोगों ने घर में देखा होगा कि टोमेटो को अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पक जाता है, काफ़ी ज़्यादा राइप हो जाता है यानी रेड हो जाता है और इंटरनली फिर ये सॉफ्ट होता है और फिर ये सड़ जाता है या फिर फूट जाता है। इतना सॉफ्ट हो जाता है कि अगर हम इसके ऊपर स्लाइटली थोड़ा सा भी वेट रखते हैं तो ये फूट जाता है। सो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए फिर हमें पता चला है कि हमारे टोमेटो में एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है पॉलीगैलेक्टोयूरियोनेस। ओके, सो एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेस। सो पॉलीगैलेक्टोरोनेस, सो ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे टोमेटो में और ये यहाँ पे क्या करता है, सो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ओवर राइपनिंग यानी काफ़ी ज़्यादा पक जाता है टोमेटो और फिर इसके बाद अगर ये काफ़ी ज़्यादा पक गया है देन ऑलरेडी फिर ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाने के बाद फिर ये सड़ जाएगा, टूट जाएगा। सो ये सब होता है। सो टू ओवरकम दिस, इसे ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है, एक
जीन होता है जिसका नाम होता है फ्लावर सैर, LAVR, फ्लावर सैर, सैर वी भी होता है इसमें। सो ये है एक जीन। ये जीन क्या करता है, इस एंजाइम को बनने से इनहिबिट कर देता है। कौन से एंजाइम को? पॉलीगैलेक्टोरेनेज। ये एंजाइम क्या कर रहा है, हमारे टोमेटो का ओवर राइपनिंग कर रहा है, इसको सॉफ्ट बना दे रहा है। दैट्स वाई हार्वेस्ट के बाद, यानी कि जब हम कलेक्ट करेंगे फील्ड में से टोमेटोज को, सो व्हाइल स्टोरेज ये खराब कर देगा हमारे प्रोडक्शन को। सो दैट्स वाई एक जीन है जिसका नाम है फ्लावर सैर। ये जीन क्या करता है, इस एंजाइम के प्रोडक्शन को बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। दैट्स वाई हमारा जो टोमेटो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए अच्छे से स्टोर करके रह सकता है। सो दैट्स वाई इस जीन को यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड इस जीन को यूज़ करके जो भी हमने बनाया है एक टोमेटो का स्पेसीज, सो ये स्टोर करने के लिए काफ़ी एक अच्छा स्पेसीज है। इसके बाद में हमें देखना है प्लांट्स एज फैक्ट्रीज, यानी हमें प्लांट से और कौन कौन से यूज़ है या फिर फ़ायदा मिलने वाला है। सो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के साथ हमारे साथ बने रहिए, स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। टेक केयर।